Plants and animals are sensitive to pH changes. Plants and animals are sensitive to pH changes. अब इसमें फर्स्ट देखिए सॉइल pH एंड प्लांट ग्रोथ. सॉइल pH एंड प्लांट ग्रोथ. अब इसमें क्या होता है कि जब हम किसी सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल का भी हमेशा जो pH है ना वो बैलेंस होना चाहिए. कोई भी प्लांट जो है वो बहुत अच्छा ग्रो कब करेगा जब उसका pH जो है वो ना तो 7 से कम हो ना 7 से ज़्यादा हो. मतलब वो ना तो एसिडिक होनी चाहिए सॉइल और ना ही बेसिक होनी चाहिए. वो न्यूट्रल होगी. जितना न्यूट्रल की तरफ होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा है. ठीक है. तो इसमें आप ये लिखेंगे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द pH ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7. Most of the plants grow best when the pH of the soil is close to 7. If the soil is too acidic or if the soil is too acidic or too basic, the plants grow badly or do not grow at all. If the soil is too acidic or too basic, the plants grow badly or do not grow at all. तो या तो सॉइल अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है तो या तो प्लांट्स जो हैं वो बैडली ग्रो करते हैं या फिर ग्रो ही नहीं करते. ठीक है. अच्छा जी. इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे कि एसिडिक सॉइल is treated with quicklime, CaO, similarly basic soil is treated with any organic acid. एनी ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड कैसे है कि मतलब अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि कोई भी सॉइल जो है वो बेसिक होती जा रही है. अब है क्या कि जैसे ये है कि एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड विद क्विकलाइम. ठीक. फिर है कि बेसिक सॉइल इज ट्रीटेड विद एनी ऑर्गेनिक एसिड. तो इसमें ये रहता है कि भाई इसको हमें पता कैसे चले. तो जगह जगह ना किसान सेवा केंद्र बने रहते हैं. तो वहाँ पर ये रहता है, हर शहर में होते हैं, गांव में भी होते हैं. तो वहाँ पर क्या होता है कि आप जो भी आपके खेत की मिट्टी है आप वो मिट्टी लेकर जाओ और वहाँ पर चेक करा लो.
तो वो चेक करके बता देते हैं कि भाई आपकी जो मिट्टी है उसमें एसिड कंटेंट ज़्यादा हो रहा है या बेस कंसेंट ज़्यादा हो रहा है, तो उसका जो है ट्रीटमेंट करा जाता है। उसी तरीके के फर्टिलाइजर्स मिलते हैं मार्केट में। उसमें क्या है कि अब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए बेसिक सॉइल हो रखी है तो बेसिक सॉइल में लेकर अपना H2SO4 डाल दिया, उसे और जला दिया, बुरा हाल कर दिया उसका, या HCl डाल दिया, ठीक है। तो ये काम नहीं करना उसमें। उसमें क्या करा जाता है, उसमें ये है कि मतलब पुराना, मतलब सब्जी मंडी में जाकर जो पुराने टमाटर होते हैं जो सड़ चुके हैं, तो पुराने टमाटर्स का पेस्ट बनाकर उसको पूरी जो मिट्टी है, मिट्टी की खुदाई करके और उसके साथ में मिट्टी के साथ में मिक्स करा जाता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, तो वो जो ऑक्सैलिक एसिड है वो उसमें मिक्स हो जाता है। विनेगर है ना, तो विनेगर है, विनेगर को, पुराने विनेगर को, यानी कि जिसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक एसिड में भी थोड़ा सा उसका पीएच और लो हो चुका है, ठीक है, तो उसको मिक्स कर दिया जाता है। तो जो सॉइल है वो इतनी बढ़िया हो जाती है कि नेक्स्ट जो क्रॉप आप जो भी लगाएंगे वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है उसमें। और इसीलिए ज़्यादातर जो फील्ड्स हैं उसमें, ज़्यादातर फील्ड्स में ऐसा ही करा जाता है कि एक बार कोई क्रॉप लगा दी जाती है, उसके बाद कुछ जैसे वेजिटेबल्स लगा दी जाती हैं। तो उससे होता क्या है कि क्रॉप रोटेशन जो है, क्रॉप रोटेशन से क्या है कि जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। बेसिकली सॉइल का जो पीएच है वो बैलेंस रहता है, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट लिखेंगे ये तो हो गया सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। नेक्स्ट लिखेंगे पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। सेकंड लिखेंगे पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। तो पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स क्या है कि भाई एटमॉस्फेयर का भी कई बार पीएच जब बदलता है तो एनिमल्स को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अच्छा, हम इंसानों को भी प्रॉब्लम आने लगी है आजकल। तो कैसे, जब हम सर्दियों के दिनों में देखते हैं, तो सर्दियों के दिनों में जब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इस रूम में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए रूम को चारों तरफ से बंद कर दें और एयर कंडीशन ना हो, एयर कंडीशनर का मतलब भी क्या है, वो एयर को कंडीशन करता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा गैसेस हैं, जो एक्स्ट्रा हीट है, उसको रूम से एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालता है। और उसके बदले में हमको ये लगता है, जो लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये लेटेंट हीट में ये है कि जिस जगह से कोई भी चीज़ इवेपोरेट होती है, निकलती है, तो वहाँ पर ठंडा लगने लगता है, उस सरफेस पर हमको ठंडक का एहसास होने लगता है। तो वही कॉन्सेप्ट एयर कंडीशनर में भी है, वो एयर को कंडीशन करता है, जैसा होना चाहिए वैसा करता है। तो यही जो चीज़ है ये हम एटमॉस्फेयर में भी देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में, जैसे यहाँ पर हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, हम जिस रूम के अंदर बैठे हुए हैं, चारों तरफ से बंद हो जाए, पंखा भी ना चले, एसी भी ना चले, कुछ भी ना चले, तो हमको थोड़ी देर में दम घुटने लगता है। दम क्यों घुटने लगता है? क्योंकि ऑक्सीजन हमको बाहर से कहीं से मिल नहीं रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो इस रूम से बाहर जा नहीं रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कोई ज़बरदस्ती हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश करे, है ना, तो वॉमिट हो जाएगी, या पहले तो शुरुआत में डकारें आएंगी और फिर उसके बाद वॉमिट ही हो जाएगी, ठीक है। तो कई बार होता है ना, बच्चे शर्त लगा लेते हैं आपस में कि नहीं आधा आधा लीटर की कोक की बॉटल है, देखते हैं पहले कौन फिनिश करता है ना, तो गट 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 पी रहे। अब उसमें ठीक है, किसी किसी बच्चे की नाक से खून तक निकल आता है उसमें, ठीक है। वो क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़बरदस्ती, स्वीटेंड कार्बोनेटेड वाटर है, तो वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करी गई है, वो ज़बरदस्ती आप गट 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 लेकर जा रहे हो, उसको पेट के अंदर डाल रहे हो, तो वहाँ से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एकदम से झटके से बाहर निकल कर आना चाहेगी, ठीक है। सांस आप ले ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सांस आपने रोक ली अपनी, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने ली है, तो बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो नाक से किसी के खून आ जाता है, किसी को उल्टी आ जाती है, किसी के आँख तक से ब्लड आ जाता है। तो ये काम कभी मत करना। एक्चुअली ये मतलब कभी कभी पीने की चीज़ है, जो कोल्ड ड्रिंक है कभी कभी पीने की चीज़ है, और वो भी गटागट करके नहीं, सिप ले लेकर, ठीक है ना, नहीं तो नुकसान ही करती है। तो वही चीज़, ये तो हमने इसकी बात करी कार्बन डाइऑक्साइड की। अच्छा, अब अगर मान लीजिए हम एटमॉस्फेयर की बात करें, चलो भाई कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, थोड़ा सा दम घुटने लगा, तो हम दरवाज़ा खोलकर बाहर चले जाते हैं। अब बाहर भी जान निकल रही है, क्यों जान निकल रही है? सर्दियों के दिन जो आप सुनते हैं ना आजकल स्मॉग हो जाता है, तो स्मॉग में यही रहता है कि एक हार्मफुल पॉल्यूटेंट घूम रहा है, वो सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं उसको। और ये क्या होता है, ये मोस्टली या तो व्हीकल के एमिशंस या इंडस्ट्री के एमिशंस, उससे होता है। तो सर्दियों में ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि वो जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको बोलते हैं SO2,
और सर्दियों में ही क्यों होता है? और सर्दियों में आपने देखा है कि अरे भाई आज धूप बहुत अच्छी निकल आई, आज सांस लेने में भी अच्छा लग रहा है, आज पॉल्यूशन डाउन हो गया है। वो डाउन क्यों हो गया? SO2 है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। आपने सुना होगा आजकल दिल्ली में तो होने वाला है 15 अगस्त से, अगर आप कोई भी नया स्कूटर या बाइक लेने जाएंगे 15 अगस्त से दिल्ली में अगर लेने जाएंगे, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब इलेक्ट्रिक वाला ही मिलेगा, पेट्रोल का स्कूटर नहीं मिलेगा, पेट्रोल की बाइक नहीं मिलेगी, ठीक। अगर लेना ही है तो दिल्ली के बाहर जाकर कहीं पर रजिस्टर करा लो, दिल्ली में एंट्री भी नहीं है। फिर उसकी एंट्री कब से बैन हो रही है? वो 15 अगस्त 2026 से हो रही है। 15 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन बैन हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि व्हीकल के एमिशंस जो हैं वो कंट्रोल में आ नहीं रहे हैं। तो उनको धीरे धीरे कंट्रोल में करने के लिए अभी आप अगर दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में आपको CNG की बसेस भी नहीं दिखेंगी, बसेस भी जो है वो भी सब इलेक्ट्रिक चल रही हैं, अब यूपी में भी चालू होने वाली हैं। तो ये सब इसी वजह से हो रहा है, ताकि धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ये जो व्हीकल से निकलती है ना पॉल्यूटेंट्स, इनमें SO2 होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। SO2 क्या करता है? सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का एक छोटा भाई होता है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आपने देखा है, ये होता है H2SO4। H2SO4। और ये जो SO2 है ना, जब इसमें वाटर मिलता है, अब वाटर मिलाने की हमें जरूरत नहीं है, भगवान कर देते हैं ये इंतजाम सर्दियों में। क्यों? क्योंकि सर्दियों में कंडेंसेशन होता है तो आसपास फॉग होता है, तो फॉग में होता क्या है, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स ही तो होती हैं, वाटर एटमॉस्फेयर में मौजूद है। व्हीकल चला चला कर SO2 हम इंजेक्ट करते जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो SO2 और H2O जब मिलता है ना, H2SO3 बनता है, H2SO3, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड। अब ये सल्फ्यूरस एसिड एटमॉस्फेयर में तैर रहा है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में घूम रहा है। तो जब ये एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, अब भाई जब हम सांस लेते हैं, आपने कई बार नोटिस करा होगा सर्दियों में जो स्कूल की छुट्टियां होती हैं वो ऐसी ही नहीं होती कि ज़बरदस्ती उन्होंने छुट्टी कर दी। वो छुट्टियां इस वजह से होती हैं। और एक स्नेक प्लांट होता है, स्नेक प्लांट की बिक्री बढ़ जाती है सर्दियों में। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है। तो वो इसी वजह से कि ये जो H2SO3 है, ये H2SO3 जब आप बाहर जाते हैं तो आप कहते हैं यार आंखों में जलन हो रही है ना, सांस लेने में कुछ जलन सी हो रही है, कुछ तकलीफ हो रही है, वो इसी की वजह से होती है, ठीक है। तो अब इसमें इसका एक सॉल्यूशन ये भी होता है कि भाई बारिश हो जाए या आर्टिफिशियल रेनिंग करवा दी जाए। आर्टिफिशियल रेनिंग से होता क्या है कि ये जो H2O है और SO2 है, ये मिक्सअप हो जाता है। मिक्सअप तो वैसे भी हो रहा है, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो फॉग था वो बड़ा हल्का था, तो वो एटमॉस्फेयर में घूम रहा था। अब आपने बारिश करा दी, बारिश करा दी तो वाटर का कंटेंट थोड़ा बढ़ गया। वाटर का कंटेंट बढ़ गया तो SO2 के साथ जब ये मिक्स हुआ तो H2SO3 जो है ना, वो थोड़ा डाइल्यूट हो गया। प्रॉब्लम तो अभी भी ख़त्म नहीं हुई। तो हमने कहा थोड़ी मोड़ी बारिश से तो ज़्यादा बारिश हो जाती। अच्छा, अब ज़्यादा हो गई बारिश। जब ज़्यादा हो गई बारिश तो SO2 सारा का सारा ख़त्म हो गया एटमॉस्फेयर में से, बिल्कुल साफ़ सुथरा एटमॉस्फेयर हो गया। अब क्या होता है? अब ये होता है कि भाई आसपास जहाँ पर भी लेक्स हैं या रिवर्स हैं, ये H2SO3 वहाँ रिवर में गिरता है, जाकर वहाँ पर इकट्ठा होता है, ठीक। तो हम लोगों को तो सांस लेने में अच्छा लगता है, लेकिन जो मछलियाँ हैं, उन मछलियों की सांस के अंदर, क्योंकि वाटर से ही उनके मतलब ऑक्सीजन वो डिराइव करते हैं गिल्स के थ्रू, अब उनकी बॉडी के अंदर जाने लगता है तो मछलियाँ मरने लगती हैं। और जितने भी लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो बरसात के मौसम में कभी भी मछली नहीं खाते, क्योंकि उनको पता है पॉइजनस होगी इस टाइम, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इससे बचने का अभी तक तो कोई सॉल्यूशन निकल के आ नहीं पाया है, ठीक है। और आगे आए तो देखेंगे। और इन सब चीज़ों का जो लेना देना है वो अगेन एसिडिटी से है, एसिडिटी यानी कि pH वैल्यू से है। तो ये जो लिखा है ना, pH चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, ये उसी चीज़ से रिलेटेड है। मैं बताता हूँ आपको। Our body works well within a narrow pH range of if due to some reason this range gets disturbed, this range gets disturbed
मैनी एलिमेंट्स कैन अकर, मैनी एलिमेंट्स कैन अकर, एलिमेंट्स मतलब अलग अलग तरीके की डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद केस ऑफ एसिड रेन, केस ऑफ एसिड रेन, अगेन वही चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि आसमान से जो है एसिड बरस रहा है ना, तेजाब की बारिश नहीं हो रही है, ठीक। केस ऑफ एसिड रेन वही है कि SO2 के साथ जब H2O मिक्सअप होता है तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनता है, एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है ज़मीन को भी और प्लांट्स को भी और जो हमारा एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे when pH of rainwater, when pH of rainwater is about 5.6, it is called acid rain. It is called acid rain. Too much acid rain can lower the pH of lake water. Can lower the pH of lake water to such an extent that survival of aquatic animals to such an extent that survival of aquatic animals becomes difficult. Aquatic animals becomes difficult. ठीक है, तो ये पीएच चेंज का हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट नोट करेंगे, फोर्थ पॉइंट। तो तुम फिर से यार तुमने वही शुरू कर दिया, गायब हो जाते हो बीच में। मैसेज तो ड्रॉप कर देते शुरुआत में, बाद में। मोबाइल फ़ोन तुम्हारे भी हाथ में रहता है, तुम भी कर सकते हो। पहले भी तो मम्मी के मोबाइल से ही मैसेज करते थे, सर आई विल टेक ऑनलाइन क्लास टुडे, वैसे ही कर दिया करो अभी भी। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। Self defense by animals and plants through chemical warfare. तो इसमें क्या होता है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स में जो सेल्फ डिफेंस है, इसमें भी पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? जब हनी बी काटती है, स्टिंग करती है किसी भी पर्सन को, तो वो क्या करती है, उसकी बॉडी के अंदर एक एसिड इंजेक्ट कर देती है। ठीक है ना, कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। नोट करिएगा,
When a honeybee stings a person, it injects an acidic liquid into the skin which causes pain and irritation. Pain and irritation. It can be neutralized. It can be neutralized by rubbing a mild base like baking soda, or CaOH whole twice, calcium hydroxide, over the stung area. ठीक है, मधुमक्खी ने काटा, हनी बी ने, तो हनी बी एक एसिड इंजेक्ट कर देती है बॉडी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड, है ना। अब फॉर्मिक एसिड, अब किसी को पता नहीं है, कोई ये कह देता है कि यार मधुमक्खी काटे या ततैया काटे ना, चूना लगा देना भाई उस पर, ठीक है। वो जो चूना लगा देते हैं, चूना CaOH whole twice, तो चूना उस पर जो लगा देते हैं, वो क्यों लगाया जाता है? कि मधुमक्खी ने काटा है, यानी कि हनी बी ने अगर काटा है, तो हनी बी ने काटा है तो वो एसिड इंजेक्ट कर रही है बॉडी के अंदर, और जो चूना है वो क्या है? वो बेस है, तो वो बेस जो है वो एसिड को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जो हमको पेन हो रहा था, जो इरिटेशन हो रहा था, जो स्वेलिंग आने वाली थी, वो स्वेलिंग आने से पहले ही रुक गई, ठीक है, क्योंकि जो एसिड का इफेक्ट था वो आपने शुरुआत में ही न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। ठीक इसका उल्टा होता है वास्प के केस में। वास्प जानते हैं? ततैया, ठीक है। तो नेक्स्ट नोट करें, when a wasp stings, हाँ जी आ रहा हूँ, अभी उसी पर आ रहा हूँ, मेटल पर ही आ रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ आ रहा हूँ, अभी चाबी पर भी आ रहा हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम करते भी हैं लेकिन कुछ सॉल्यूशन, कोई फ़ायदा नहीं मिलता उसका, बताता हूँ अभी। मैंने वास्प स्टिंग्स, it injects an alkaline liquid in the skin which causes burning sensation. In this case, rubbing a mild acid like vinegar gives relief. In this case, rubbing a mild acid like vinegar gives relief.
अब जरा सुनिएगा, इसमें क्या है कि जब वास्प स्टिंग करता है तो वास्प के केस में क्या होता है, जो ततैया होता है, वो जो पीले रंग का होता है ततैया, तो वो क्या करता है कि इट इंजेक्ट्स एन एल्कलाइन लिक्विड इन द स्किन। तो वो स्किन के अंदर एक एल्कलाइन लिक्विड यानी कि बेस इंजेक्ट कर देता है। अब जब वो बेस इंजेक्ट करेगा तो बेस के इंजेक्ट करने से होता क्या है कि भाई वही बर्निंग सेंसेशन होती है, ठीक है। अब जब बर्निंग सेंसेशन होगी तो उससे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उसके ऊपर थोड़ा सा एसिड लगाना होता है। तो माइल्ड एसिड लगाना है, फिर से वही बात बता रहा हूँ, माइल्ड एसिड। ये नहीं कि उस पर लेकर HCl डाल दिया, पता चला जी हाथ ही जल गया, ठीक है ना, और अपना बुरा हाल कर दिया। इससे तो भाई वो काट लिया था, वही ठीक था। तो उसके ऊपर विनेगर लगाया जाता है। अब विनेगर किस में मिलता है? विनेगर मिलता है, घर में रखा थोड़ी होगा अलग से। अगर अलग से किसी के घर में विनेगर नहीं रखा हुआ है तो अचार तो है, तो अचार में तो विनेगर होता ही है ना, तो अचार लगा लेते हैं, ठीक। तो होता क्या है कि जानकारी जब नहीं होती कि भाई काटा तो मधुमक्खी ने, ठीक है, लगा लिया उस पर अचार, ले बेटा मधुमक्खी ने तो एसिड डाला ही था बॉडी के अंदर, तूने और एसिड लगा लिया उस पर, और वो सूज के इतना मोटा। तो फिर जिसने हमको बताया हम उसको गाली देने लगते हैं कि यार अच्छा भला था, इसने तो और मेरा बुरा हाल करवा दिया। कुछ नहीं होता इससे, तो और बर्बाद हो जाते हैं। किसी किसी के क्या है कि आँख के पास आसपास काट लेते हैं तो वो इतना मोटा हो जाता है वो आँखें ही बंद हो जाती हैं, ठीक है, 2-3 दिन बाद फिर आँखें खुलती हैं, ऐसा हो जाता है। तो अच्छा, अब ये आता है कि भाई उस पर कोई मेटल रगड़ दिया, तो मेटल में भी खास तौर पर लोहा, ये होता है ना कि चाबी रगड़ दी। ये चाबी जो है, चाबी लोहे की होती है क्या? चाबी लोहे की नहीं होती, चाबी जो है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। और जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाती है, ऑक्सीजन की एक कोटिंग चढ़ जाती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की एक कोटिंग चढ़ जाती है। अब जब कोटिंग चढ़ जाती है तो आप डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आपकी स्किन नहीं आ पाती, डायरेक्टली एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में स्किन नहीं आ पाती। अब क्या है कि हाथ पर कहीं पर भी अगर काटा है, अगर आपके पास आयरन का टुकड़ा है, तो आयरन का टुकड़ा जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट में आता है, उस पर हल्का सा जंग लग जाता है। अब जब जंग लग गया, रस्टिंग सुना है ना, तो वो जो रस्ट लग गया उसके ऊपर, अब वो आयरन नहीं बचा, अब वो Fe2O3 हो गया। तो क्या हो गया? मेटल ऑक्साइड। और जो मेटल ऑक्साइड है वो किस नेचर का होता है? एसिडिक या बेसिक? बेसिक। मेटल ऑक्साइड होता है बेसिक इन नेचर। तो वो काम कब करेगा? जब मधुमक्खी ने काटा है, ततैया ने काटा है और रगड़ दिया लोहा, तो पता चला और उल्टा काम बुरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आयरन का जो ऑक्साइड है वो, यानी कि मेटल का, किसी भी मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर, ठीक है। काटा है कभी किसी को ततैया ने? तुमको तो काटा हुआ, हाँ, ठीक है जी। तो ये हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट आप टॉपिक लिखेंगे सॉल्ट्स। यस, और इसमें कि जो ड्रिंक्स होते हैं, हाँ? उसमें कौन कौन से एसिड्स होते हैं? किसमें? ड्रिंक्स, लाइक जैसे लेमनेड में, उसमें कौन सा एसिड? उसमें सिट्रिक एसिड, हाँ, लेमन का बना होता है ना। ड्रिंक एंड एसिड। इसको क्या हो गया? इसके कहीं मुंह पे कुछ क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? एसिडिक ड्रिंक एंड बेसिक ड्रिंक, इनमें क्या क्या होता है? भाई जिसमें एसिडिक ड्रिंक है उसमें कोई ना कोई एसिड होगा, और एसिड अगेन ऑर्गेनिक एसिड ही रहता है विच कैन बी कंज्यूम्ड, है ना। और बेसिस में भी सारे बेसिस को तो हम कंज्यूम नहीं कर सकते। अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को न जाने कितने लोग रोज खाते हैं पान पर लगाकर चूना, न जाने कितने लोग रोज खाते हैं, ठीक है। आपने कई बार ये नोटिस करा होगा, जब लोग बहुत ज़्यादा पान खाते हैं ना, जिनसे बात ही नहीं कर सकते आप, बस यही रहता है, ठीक है। आपने कई बार ये नोटिस करा होगा, कभी देख लेना, गौर करना, ये जो 2 कॉर्नर होते हैं ना मुंह के, ये उनके कट जाते हैं, वाइट वाइट से हो जाते हैं। वो क्यों? उनको धीरे 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 भाई जरा सा चूना खाया है ना, अब भाई मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, जरा चूना और लगा कर दें हमको तब मज़ा आएगा, तो और ज़्यादा चूना और ज़्यादा चूना। तो एज के साथ साथ उनकी वो चूना खाने की आदत और बढ़ती जाती है। हालांकि बोन्स के लिए बड़ा अच्छा है चूना, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। कभी भी कोई जो पान खाने वाला आदमी है ना, कभी भी उसको आपने टेढ़ा मेढ़ा लंगड़ाते हुए नहीं देखा होगा, चलते सारे फिट है, चलते सारे फिट है। वो हो जाता है उनको कैंसर की, वो तंबाकू की वजह से, क्योंकि तंबाकू का इंटेक बहुत बढ़ गया, ठीक है ना। वो थोड़ा बहुत अगर कोई पान खाता है तो वो तो फिर भी बेनिफिशियल ही है, नुकसान गलत नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत अगर कोई पान खाता है बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें जो ये चूना होता है ना, ये चूना बहुत काम की चीज़ है। हाँ, मीठा पान में चूना नहीं लगाते, क्योंकि मीठा पान क्या है ना, जनरली बच्चे को भी खिला देते हैं,
है ना। अब उनको पता नहीं है, आदत नहीं है, बच्चे को दे दिया, पता चला उसकी यार जीभ वगैरह सब जल गई, खराब हो गया, ठीक है। तो कई बार बच्चा बता भी नहीं पाता कई चीज़ें अपनी। और तुम खा चुके हो मीठा पान चूने के साथ? अच्छा, मैं वो बात बता रहा हूँ, मैंने कहा कभी इसको लग रहा हो कि ये तो मेरी कहानी है। 1 मिनट वेट करिए। तू तो जिम नहीं जाता, दूसरा मना करता है जिम नहीं जाता। अरे कभी कभी चला जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, दीवार के पीछे प्रोटीन लेता हूँ। जिम वाले भी अगर नहीं तुझे भैया कैसा हो रहा है? अरे पर्सनली कोई फिर से क्या कह रहा है, तू भी भैया जैसे ही है। क्या नहीं बंदा था मेरे से प्रोटीन तेरा भैया का प्रोटीन क्या है, तेरा प्रोटीन मत पतला है। ओए इजी ये जो चश्मे लगाने वाला है, चश्मा उतारती पहचान में नहीं आता, वो थोड़ी शक्ल बदल जाती है। अरे सब ठीक तो है, तबीयत तो खराब नहीं है? तुम्हारी आ रही है यशस्वी सबसे ज्यादा हंसने की आवाज। बोल कौन रहा है? इस पर तो मेरे को यकीन है, इसने कुछ ना कुछ करा होगा। शक्ल भी लाल हो गई हंसते हंसते तुम्हारी। चलो जी, तो ऐसा होता है कि जब भी कभी कोई एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो हम ये जानते हैं कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट मिलता है और साथ में वाटर मिलता है। अच्छा, उसके बाद
salts of hydrochloric acid are called chlorides. Hydrochloric acid are called chlorides. Next, sulfuric acid are called sulfates. Next, nitric acid are called nitrates. Carbonic acid are called carbonates. Acetic acid are called acetates. एसिटिक एसिड वही जिसका विनेगर बनता है. एसिटिक एसिड आर कॉल्ड एसिटेट्स. अच्छा जी, इसके बाद में हमने ये देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ किसी का भी रिएक्शन कराएं तो जो भी सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो क्लोराइड कहलाएगा. ठीक है. ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्ट बनेगा वो सल्फेट, नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट, कार्बोनिक एसिड का कार्बोनेट और एसिटिक एसिड का एसिटेट. ठीक है, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है. एक क्वेश्चन नोट करिएगा. आवाज कैसी आई थी? अंदर से आई थी क्या? Write the formula of the salts given below. Write the formulae of the salts given below and identify the acids and bases from which these salts may be obtained. Identify the acids and bases from which these salts may be obtained.
पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, फार्मूला एसिड और बेस। पोटेशियम सल्फेट, अब मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये क्या लिखा हुआ है, सल्फेट सल्फेट, ये चारों सल्फेट हैं, क्लोराइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, ये दे रखा है। तो एक चीज़ तो मुझे देखनी है, सल्फेट। सल्फेट क्या होता है भाई? SO4। SO4 की वैलेंसी 2-। उसके बाद है क्लोराइड, क्लोराइड मतलब Cl, Cl की वैलेंसी 1-। उसके बाद नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है NO3, इसकी वैलेंसी 1-। कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है CO3, CO3 की वैलेंसी 2-। ठीक है, तो ये तो सारे आयंस हो गए। उसके अलावा पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है? पोटेशियम की वैलेंसी बताइए। हाँ, 1+। पोटेशियम की वैलेंसी 1+ है तो 1 चला जाएगा SO4 के साथ और 2 चला जाएगा K के साथ में, पोटेशियम के साथ में। तो क्या बन जाएगा? K2SO4। सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी बताइए। सोडियम की वैलेंसी 1+। ठीक है, तो Na का जो 1+ है वो चला जाएगा SO4 के साथ, तो SO4 पर तो 1 चला गया और 2 आ गया Na के साथ, तो Na2SO4। कैल्शियम की बताइए। बिल्कुल सही, कैल्शियम की वैलेंसी 2+ होती है। तो जैसे ये कैल्शियम है, इसकी वैलेंसी 2+, और जो सल्फेट है SO4, इसकी वैलेंसी 2-। ये 2 इसके साथ आया, ये 2 इसके साथ, तो Ca2 क्रॉस करके लिख देते हैं ना वैलेंसी, एनायन की कैटायन के साथ, कैटायन की एनायन के साथ, तो 2 से 2 कट गया, CaSO4। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, क्योंकि मैग्नीशियम की 2+, SO4 की 2-। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, MgSO4। सोडियम क्लोराइड NaCl, सीधा फॉर्मूला लिखें, NaCl। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ। NaNO3, क्योंकि NO3 की वैलेंसी 1- और Na की वैलेंसी 1+। NaNO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बताओ भाई। Na2CO3। अमोनियम क्लोराइड बताइए। NH4Cl। अब जितने भी सल्फेट्स हैं सब में एसिड क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट्स। ठीक है, तो जितने भी सॉल्ट्स जो सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं उन सबको सल्फेट्स कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड से ही बने हैं ये सारे सल्फेट वाले सॉल्ट्स। तो सब में एसिड कौन सा यूज हुआ है? H2SO4।
जितने भी एसिड्स हैं जितने भी एसिड्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले जितने भी सॉल्ट्स हैं जिसमें क्लोरीन आ रहा है यानी कि क्लोराइड्स, वो सब HCl से बने हैं। तो यहाँ HCl, क्योंकि NaCl क्लोराइड आ रहा है यहाँ HCl, NH4Cl, यहाँ पर भी HCl, NaNO3 आ रहा है नाइट्रेट यानी कि नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, और Na2CO3 कार्बोनेट यानी कि कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। ये हो गया। उसके बाद बेसिस में क्या है कि जो भी मेटल का पार्ट है ना, उस मेटल के पार्ट के साथ में यानी कि जो भी कैटायन है उनके साथ में आपको बस OH लगा देना है, ठीक है। तो जरा देखिएगा ये K है, तो K की वैलेंसी 1+, OH की वैलेंसी 1-, तो KOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na के साथ OH जोड़ दीजिए, कैल्शियम के साथ OH जोड़ दीजिए, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2+, CaOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+, OH की वैलेंसी 1-, एक्सचेंज होगा MgOH होल ट्वाइस। ऑनलाइन बताइए, तनिषा क्लियर है? ठीक है, आगे NaCl, Na है तो Na के साथ OH जोड़ दीजिए, NaOH। इधर भी Na है तो NaOH, इधर भी Na है तो NaOH, इधर NH4 है तो NH4OH, क्योंकि NH4 होता है अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन की NH4 की वैलेंसी भी 1+ होती है, तो ये NH4OH हो जाएगा। ठीक है जी, बस इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। थोड़ा सा ही बचा है इस चैप्टर में, ज़्यादा नहीं बचा। ओके।